हुस्न में बहुत छोटी थी। उस वक्त मेरी उम्र लगभग कोई 9-10 साल की रही होगी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी का उन्हीं दिनों देहांत हो गया था। यहाँ से घर में बहुत से लोग आए थे। मेरे दादाजी को अंतिम विदाई देने दूर के रिश्तेदार भी आए थे और अब वो अभी तक रुकने वाले थे। उन रिश्तेदारों में कई जाने पहचाने थे तो कई अजनबी भी थे, और क्या अजनबी और क्या जान पहचान वाले। इन सब बातों से तो मैं पूरी तरह से अनजान थी। घर में सबसे छोटी शरारती और चुलबुली में ही थी, और तो और सबकी चाहिए थी और लाडली हुई थी। मेरे घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए मेरी उम्र बहुत कच्ची थी, लेकिन उस कच्ची उम्र में मेरे साथ जो हुआ उसकी याद आज भी वैसे ही है, एकदम तरोताजा, जिसे सोचकर आज भी मैं कई बार सहम जाती हूँ तो कई बार खुद से क्यों भी आ जाती है। उस सर्दी के मौसम में वो अजीब सी खामोशी याद है। वो दिन मौसम बहुत ठंड का था। सारे लोग दादाजी के क्रियाकर्म में बिजी। मैं बाकी बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेल रही थी। हम बच्चों में एक बड़ा बच्चा भी था जो हमारे साथ खेल रहा था। वो भी हम छोटे बच्चों की तरह ही रिश्ते में, तो वो भी मेरा भाई ही था। दूर का रिश्तेदार, दादाजी की बहन का पोता। हम सारे लोग उसे काफी घुल मिल गए थे। मेरी भी उससे काफी मित्रता हो गई। उसे भी मेरी तरह कार्टून नहीं बल्कि टीवी पर नाटक देखना पसंद था। वो सबके सामने मुझे प्यार करता, छोटी हूँ कहकर कुछ करता भी, और मेरी होनहारी की तारीफ भी करता। कभी गोद में खिला था तो कभी गोद में उठाकर ले जाता, कभी चॉकलेट खिलाने तो कभी यूं ही चलाने पर। उस दिन कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब कि मैं आज भी उस बात को याद कर उसे महसूस कर सकती हूँ, और फिर सारी फोटोज मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाती है जैसे कोई डरावनी मूवी। एक दिन अचानक रूम में मैं उसके पास में छुप गई। मैंने उससे कहा भी था कि भैया किसी को बताना मत कि मैं आपके पास छुपी हूँ। उसने कहा ठीक है नहीं बताऊंगा। उसने यही कहा था। खेल का बहाना देखकर उसने मुझसे, मेरे पास आ जाओ, मेरे इस रजाई में जहाँ मैं तुम्हें छुपा लेता हूँ और कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। ठंड भी थी और मैं छुप गई क्योंकि वो खेल मुझे जीतना था, और मैंने उसकी बात मान ली। उसने मुझे प्यार से पूछ करना चालू किया। मुझे अच्छा लग रहा था, पर अस्थायी सा मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। वो प्यार कुछ करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो मेरे सीने को टच कर रहा था। उसमें तो मेरे सीने पर कुछ था भी नहीं। मैं एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह थी। उसने मेरे नींबू पर जोर से चोटी काटी। मैं चिकुरी चिल्लाई पर उसको ज्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि उससे पहले ही उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था। जब उसे मेरे सीने पर कुछ नहीं मिला, उसने कुछ और ढूंढना शुरू कर दिया। उस समय तो नहीं समझ पाई आखिर वो क्या चाहता था, लेकिन बचपन की उसकी तलाश को अब मैं समझ पाई, और अब मैं उसकी तलाश को बहुत ही अच्छी तरह से समझती हूँ। वो अपना हाथ में रिफन के अंदर की तरफ बढ़ाने लगा और फिर उसने मेरी चिड़िया को टच करना आरंभ कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसे खुद का भी टच नहीं करती थी। उसे वो क्यों छू रहा है? आखिर मेरे साथ यह क्या हो रहा है? मेरी चिड़िया में उंगली क्यों डाल रहा है? मैंने अपना पूरा जोर लगाया, सारी ताकत लगा दी खुद को छुड़ाने की, लेकिन नहीं छूट पाई। मैं नहीं बच पाई। मैंने जोर की आवाज लगाई और फिर उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे छोड़ तो दिया और मेरी आवाज को हमेशा के लिए चुप कर दिया। 13 दिनों तक वो मुझे किसी न किसी बहाने ऐसे ही टच करता रहता था और मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं अपनी मम्मी को सब कुछ बता देना चाहती थी और बता नहीं पाई। वो मुझे और कह दी सारे बच्चे भैया के साथ सोएंगे। मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम था। मुझे अपनी मम्मी से नफरत हो गई। वो क्यों नहीं मुझे सुन रही थी? बारिश से ज्यादा अपनों से ही हमें खतरा है। आखिर मेरे अपनों ने ही मेरे बदलते सलूक को क्यों नहीं देखा, और अगर देखा भी तो अनदेखा क्यों किया? मम्मी ने मुझे भारतीय गांवों की तरह गंदे तरीके से छूने के बारे में क्यों नहीं बताया था, जिसे आजकल गुड और बैड टच कहते हैं। मेरी मम्मी मुझ में और मेरे भाई में कोई फर्क नहीं करती थी, पर क्या वो भूल गई थी मैं एक लड़की हूँ और कई वैसी दरिंदे आसपास ही हैं। इनको बाहर ही नहीं, मुझे ऐसी न जाने कितनी लड़कियाँ होंगी जिसमें शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली होगी, और हो सकता है आज भी झेल रही होंगी। मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं घर से ही होती है और अपनों से ही होती है, पर हम किसी को बता नहीं पाते। ना जाने क्यों हम भयभीत हो जाते हैं, और तो और हमारे घर में भी हमारी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। ऐसा करने से हम कई बार खुद को ही कसूरवार मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? और हमें अपनों के खिलाफ आवाज उठाने में हमारे अपने ही क्यों रोक देते हैं, जिसकी वजह से उस गम को हम सारी उम्र साथ लेकर चलने को मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब भी करिए।